हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज एंशिएंट हिस्ट्री में एक और बेहतरीन टॉपिक मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद जितने भी वंश आए वो सभी किसके अंतर्गत आ गए? मौर्योत्तर काल में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कुषाण वंश, सातवाहन और भी बहुत सारे शासकों के बारे में इस काल में हम पढ़ने वाले। और मौर्योत्तर काल से हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए और ये सारे सवाल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बस एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, एकदम आपका जो है हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक पर। मतलब 30 सवाल से ज़्यादा आपको मौर्योत्तर काल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। सब लोग ठीक है, तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल कह रहा है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, निम्न में से कौन था? बताइएगा जरा, वो पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण भी किया और जीता भी? बताइएगा जरा। तो कहेंगे सर वो जो प्रथम ईरानी शासक था वो था डेरियस प्रथम। कौन था माय डियर? डेरियस प्रथम था। और डेरियस प्रथम ने, ठीक है, डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था 516 ईसा पूर्व। कब किया था? ईरान का शासक था डेरियस प्रथम। इसने भारत पर, वैसे साइरस ने भी किया था लेकिन सफलता किसको मिली थी? डेरियस प्रथम को। ठीक है, तो 516 ईसा पूर्व में। और इसने मध्य एशिया के, मतलब सीधे सीधे कहेंगे कि सिंधु घाटी वाला क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और सिंधु घाटी के साथ साथ इसने जो अधिकार किया था वो सिंध, और सिंधु घाटी नहीं कह सकते, सिंध कह सकते हैं हम लोग, सिंध वाला क्षेत्र पर अधिकार किया था। और पंजाब वाले क्षेत्र पर इसने अपना अधिकार जमा लिया था। और सिंध यानी जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था ना, वो क्षेत्र था। तो सबसे पहला भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक जो था वो डेरियस प्रथम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 516 ईसा पूर्व। ये आपका मौर्योत्तर काल का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ये जो डेरियस प्रथम था इसने कहाँ कहाँ अपना अधिकार जमाया था? सिंध वाला क्षेत्र यानी सिंधु घाटी का पूरा क्षेत्र और पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक है, अभी आधा पंजाब हिंदुस्तान में है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कडफिसस। ठीक है, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क था। कुषाण वंश में सिक्कों का, सोने के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम था विन कडफिसस। सबसे पहले कुजल कडफिसस के बाद आए थे विन कडफिसस। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, तो ये जो सवाल है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि भाई ये जो राज्याभिषेक हुआ था ये 78 ईस्वी में हुआ था। और इसी दिन इनके द्वारा एक संवत की शुरुआत की गई थी। कौन सा संवत था? शक संवत। ठीक है, जा हमारा जो पंचांग था वो किस पर आधारित था? शक संवत पर आधारित है बाबू। ठीक है ना, तो याद रखिएगा शक संवत। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कब की थी? जब उसका राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। एक होगा विक्रम संवत, वो 57-58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत ईसा पूर्व में आया था, शक संवत ईस्वी में आया था 78 ईस्वी में। देखिए कंफ्यूजन एकदम दूर रखिएगा। शक संवत ईस्वी में था 78 ईस्वी में। किसके राज्याभिषेक पर? तो कहेंगे सर ये राज्याभिषेक हुआ था कनिष्क का। कनिष्क कौन था? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कनिष्क के राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में एक नए संवत की शुरुआत की गई थी, शक संवत। तो आपसे पूछ रहा है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। अब अगला, निम्नलिखित में से देखिए, अब ये भी चर्चा कर रहे थे, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो भाई कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क ने भी अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और बड़े बड़े युद्ध जीते थे। जब कनिष्क के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। यानी द्वितीय अशोक किन्हें कहा जाता था? कनिष्क को ही कहा जाता था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो चीनी सेनापति जिसने कनिष्क को पराजित किया था तो वो शासक जो था उसका नाम था पान चाऊ। याद रखिएगा माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो कौन चीनी शासक था, कौन चीनी सेनापति था जिसने कनिष्क को हरा दिया था। जी हाँ, वही कनिष्क जिसको अभी अभी हम बोले थे कि वो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। तो वो चीनी सेनापति जो था वो था पान चाऊ। क्या बोलेंगे भाई? पान चाऊ। एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को हरा दिया? कनिष्क, वही कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, पान चाऊ ने हरा दिया था। ठीक है ना।
चलिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग, भाई सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग, ये जो सिल्क मार्ग के द्वारा भारत और चाइना की यात्रा की जाती थी, और ये शुरुआत जो करने वाले शासक के थे वो कनिष्क ही थे। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, तो कनिष्क के द्वारा ही भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग, मतलब भारत से सिल्क मार्ग के रास्ते से होते चाइना का व्यापार होता था। ठीक है, यहाँ पर टैक्स लिया जाता था जी कनिष्क के शासनकाल में। जब चाइना व्यापार करती थी ना सिल्क मार्ग के द्वारा, तो भारतीय क्षेत्र में जब जब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में प्रवेश करती थी तो चाइना को टैक्स देना पड़ता था। ये वही चाइना है, ये वही हिंदुस्तान है जो चाइना से टैक्स लेता था। अभी देखो चाइना कहां पहुंच गया और हम कहां पर है। ठीक है, अगला, कनिष्क की राजधानी, तो देखिए पेशावर, और पेशावर को ही हम फिरोजपुर कहते हैं। ठीक है ना, कनिष्क की राजधानी जो थी वो पेशावर थी और इसी को फिरोजपुर कहा जाता है। अभी आई थिंक ये पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है माय डियर? कहेंगे गुरुजी मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। आपको पूरा हिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। मिडाइवल हम लोग चल रहा है, अभी हम आप लोग को अगला बहुत जल्द ही अगला लेक्चर मिडाइवल का लेकर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी टोटल पढ़ाएंगे एक एक कर करके, हमारी टीम भी है। ठीक है, चलिए, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का समृद्ध सम्मिश्रण है? बताइएगा जरा, कौन सी कला शैली, जल्दी जल्दी बताइए। तो कहेंगे सवाल क्या करें, कौन सी कला शैली जो है वो भारत और यूनानी ग्रीक यूनान का जो है कला शैली का जो है एक सम्मिलित मिश्रण, तो गांधार कला शैली। ठीक है ना, ये भारत और यूनान दोनों का एक मिश्रण है। भारत में भी गांधार शैली का प्रचलन है और यूनान में भी यानी ग्रीक में भी गांधार शैली का प्रचलन है, तो ये सम्मिलित मिश्रण माना जाता है गांधार शैली को। और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है माय डियर, इग्नोर नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़िए। चैप्टर वाइज हम दे रहे हैं, कॉपी में नोट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। कह रहे काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में? देखिए, काव्य शैली की बात आ जाए तो याद रखिएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि काव्य शैली, जो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिला है, और जूनागढ़ अभिलेख जो है उसकी रचना किसने की है? रुद्रदामन। है, तो जूनागढ़ अभिलेख की रचना किसने की है? तो रुद्रदामन ने की है, रुद्रदामन प्रथम कह सकते हैं हम एक तरीके से। अगला प्रश्न, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का आरंभ किया? याद रखिएगा कि सबसे पहले, सबसे ज्यादा, या कहिए सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी के अंदर धार्मिक सहिष्णुता थी, जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए सोचा, जिन्होंने बौद्धों के लिए सोचा, तो ये जो शासक थे, ये जो वंश थे, वो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था शिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? उनका नाम था शिमुक। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था भाई गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखिए सवाल है सर, गौतमी पुत्र सतकर्णी का मतलब क्या हुआ? गौतमी पुत्र सतकर्णी का मतलब है कि गौतमी जो थी वो सतकर्णी जो राजा थे उनकी माता का नाम था गौतमी, इसलिए इन्होंने अपना पूरा नाम क्या रखा है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, नाम तो इनका पूरा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, लेकिन नाम किनके ऊपर पड़ा? उनकी मां के ऊपर पड़ा। यानी समझ में आ गया कि सर जब सातवाहन वंश चल रहा था तो मातृसत्तात्मक थी। अभी जो 2026 हमारा चल रहा है वो पितृसत्तात्मक है। पूरे घर की जिम्मेदारी पिता के ऊपर होती है, प्रधान पिता होते हैं, मुखिया पिता होते हैं, माता जी आपकी हो या हमारी हो, पिताजी से पूछ कर करती है कि ये जी ये वाला काम कर ले, तो हाँ कर लीजिए, तो फिर वो माता जी करते हैं। तो अभी जो समाज हमारा 2026 का समाज है, कलयुग चल रहा है भाई, वो पितृसत्तात्मक है, पिता की प्रधानता है। लेकिन जब सातवाहनों का वंश था, सातवाहन वंश था, तो मातृसत्ता, गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी माता की प्रधानता थी। यानी जो भी घर का मुखिया होता था वो घर की मां होती थी। ठीक है, कार्य मां से पूछकर किया जाता था, कार्य की प्रधानता में मुख्य भागीदारी माता की थी।
इसलिए इनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। यानी आपको समझ में आया कि मात्र सत्तात्मक थी। और याद रखिएगा, अगर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर अगर किसी वंश ने ध्यान दिया है तो वो था सातवाहन वंश। पूरा सातवाहन समाज जो है, उन्होंने कहा कि हम बौद्धों को और ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स मुक्त, कर मुक्त ग्राम उपलब्ध कराएंगे, एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां किसी भी तरह का टैक्स ब्राह्मणों को और बौद्धों को नहीं देना पड़ेगा। अच्छा है ना भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया? तो शक संवत तो सिंपल बात है भाई, शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा हुई थी 78 ईस्वी में। जब कनिष्क का क्या हुआ था? तो कहेंगे सर कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था। क्या हुआ था माय डियर? राज्य अभिषेक हुआ था। कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, और उसी दिन से एक नए संवत की शुरुआत हुई थी, शक संवत। और हम लोग का जो कैलेंडर अभी आधारित है वो शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, और संवत जो है वो शक संवत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी, ठीक है ना। आई बात समझ में? एक एक चीज एकदम क्लियर है। क्या थी भाई? प्रतिष्ठान थी। यहां तक आप लोग एक बार देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल देखिए, आप कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करिए, आपको बताना है। देखिए जूनागढ़ अभिलेख के जो लेखक थे वो रुद्रदामन प्रथम थे। जूनागढ़ अभिलेख किन्होंने लिखा? रुद्रदामन प्रथम ने। गांधार जो है, गांधार कला का जो उदाहरण है वो कुषाण वंश का शासकों के द्वारा ज्यादा है, गांधार वाला। अब मिलिंद पन्हो जो थे वो तक्षशिला लेख जो है वो पतिक, और मिनांडर कौन थे? मिलिंद पन्हो के लेखक जो होंगे वो मिनांडर होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बोलिए आगे बढ़े। हाँ, मिलिंद पन्हो का संबंध किससे है? मिनांडर से है। और तक्षशिला जो हो गए, तक्षशिला लेख, तक्षशिला जो होंगे वो पतिक के द्वारा जाता है। यानी 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3 नहीं, सही है ना। देखो जी बुक 1 का 3 होगा, गलत लिखा हुआ है 4 नंबर में, 1 का 3 होगा। अरे गांधार कला जो है वो कुषाण शासकों के द्वारा हुआ। यहां पर आप 3 करिए और यहां पर आप 4 करिए, गलत लिखा हुआ है। और ये ठीक है, 3 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप चेंज करिए, मैं पेन से मिटा देता हूं, ठीक है। चलो कोई नहीं, चलिए पहले नंबर का आंसर 3 होगा और दूसरे का 4 होगा, और इतना करके अब हम टिक लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई नहीं, छोटा बहुत मिस्टेक होता है टाइपिंग में, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले, निम्न में से चरक किसके चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में थे, तो कनिष्क के चिकित्सक हो गए, ठीक है ना। चरक जो थे वो कनिष्क के चिकित्सक थे, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है चरक संहिता, ठीक है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार? जीर्णोद्धार का मतलब होता है एक तरह से कहिए टूटने फूटने पर मरम्मत करवाना। तो याद रखिएगा सुदर्शन झील का जो मरम्मत जो, पहले तो ये जानिए कि सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण, मैंने जब आपको पिछले क्लास में मौर्य वंश पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, जिसको मॉडिफाई किया था रुद्रदामन प्रथम ने। ये वही रुद्रदामन प्रथम है जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखा था, रुद्रदामन प्रथम। तो जीर्णोद्धार का मतलब हुआ मरम्मत, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो मरम्मत कराने का काम किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने किया था। आगे देखिए, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे सर वो जो कला है वो गांधार कला है। सवाल बहुत बेहतरीन है कि किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? तो वो कला है गांधार कला। बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा कला है? गांधार कला। अब यहां से मिलाइए, कविराज, कविराज पढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। तो कविराज जो है वो अमोघ वर्ष को कविराज बोला जाता है। चलिए, आदित्य पुराण, आदित्य पुराण जो होगा वो जिनसेन होंगे, ठीक है ना।
हाँ, आदित्य पुराण के नाम से किनको जाना जाता है? आदित्य पुराण के लेखक है जिनसेन। कवि राजमार्ग के लेखक है अमोघ वर्ष। आदित्य पुराण के लेखक है जिनसेन। और गणित सार संघ इनके लेखक हैं महावीराचार्य। ठीक है। और अमोघवर्ती के लेखक है शाक्टायन। यानी 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 2। करेक्ट आंसर जो होगा वो 17 नंबर प्रश्न का सी आंसर होगा। थोड़ा बहुत देखिएगा, अगर आप ये सब कवर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। टोटल हम 30 सवाल मौर्योत्तर काल से लेकर आए हैं और ये 30 सवाल हम आपको आज करके देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो फाइनली आपके 17 नंबर सवाल का उत्तर सी होगा। आगे बढ़ते माय डियर, करें निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा एवं यूनानी लिपि में बोडो यानी बुद्ध अंकन किया है? बताइएगा। तो ये शासक जो थे कनिष्क तो नहीं, हाँ कनिष्क ही होंगे। ठीक है ना, बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को मोस्ट IMP क्वेश्चन लिखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हम भी थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हो गए थे। मुझे लगा था कि शुरुआत में बिन कड़फिसस ने शुरू किया था। ठीक है ना, सोने के सिक्कों की शुरुआत कुषाण शासकों ने ही किया था, शुद्ध सोने के सिक्के। उसमें जो शासक थे वो थे बिम कड़फिसस, 2 नंबर वाले। पहले कुजल कड़फिसस ने स्थापना की, बिम कड़फिसस ने सोने के सिक्के चलाए, और बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के कनिष्क के द्वारा। ठीक है, तो ये कनिष्क का ही देन है भाई कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा एवं यूनानी लिपि में बोडो का अर्थ होता है बुद्ध अंकन किया था? तो ये भाई कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने किया था। सवाल है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो भाई तांबे के सिक्के भी बड़ी संख्या में कुषाण शासकों के ही द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? कुषाण शासकों के ही द्वारा जारी किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हम आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से विद्या का सबसे पुराना, देखिए अभी हमारे बिहार में नालंदा है, ये भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन नालंदा से भी पहले शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था तक्षशिला। ये जो नालंदा जो है ये हमारे बिहार में ही है। ठीक है, जब आप बिहार आइएगा तो जिला आपको बता देते हैं, नालंदा जिला में ही आपको नालंदा यूनिवर्सिटी दिखेगा। और नालंदा जिला का सबसे बढ़िया शहर जो है वो बिहार शरीफ है और राजगीर है। कभी आप बिहार आए तो राजगीर जरूर घूम कर जाइए। ये वही राजगीर है जो कौन सा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी, राजगृह यानी गृह ब्रज के नाम से। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद आपने अशोक का नाम नहीं, अशोक तो खैर बाद में आए थे। ठीक है ना, तो ये पूरा जो है आपने एक एक चीज जाना होगा, पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल कह रहा है निम्न में से विद्या का सबसे पुराना केंद्र जो था वो तक्षशिला था, उसके बाद राजगीर। ठीक है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा, शक संवत एकदम मैं क्लियर करा देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी तो एकदम देखिए, एकदम सिंपल वे में याद रखिएगा। अगर शक संवत की बात करें, ठीक है ना, शक संवत की बात करें तो ये होगा 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? कनिष्क के राज अभिषेक में। ठीक है ना, कनिष्क के द्वारा। और दूसरा जो है विक्रम संवत, तो याद रखिएगा ये ईसा पूर्व में चला जाएगा। तो विक्रम संवत की शुरुआत 57-58 ईसा पूर्व यानी BC लिख देते हैं। कहीं कहीं 57 भी देता है, कहीं कहीं 58 भी देता है। यहां 58 कहीं नहीं है तो हम लिख सकते हैं 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 या 57। कहीं कहीं 57 भी देता है, यहां जैसे 57 दिया है, परंतु कभी कभी कहीं कहीं 58 भी दे देता है। तो चलिए कोई नहीं, 58 दोनों एक साथ नहीं देगा, जब भी देगा तो दोनों अलग अलग देगा। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? ब्राह्मण, ठीक है ना, बताइएगा जी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सोने का सिक्का, देखिए अभी हम बोले थे कुजल कडफिसस जो थे वो कुषाण वंश का फाउंडर थे, कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिसस। वो शासक जिसने कुषाण वंश में सोने के सिक्के जारी किए विम कडफिसस। तो कहिएगा सर कनिष्क, कनिष्क ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए, सबसे मतलब बड़ा लेवल पर, एकदम विस्तार लेवल पर। स्टार्ट किसने किया था? विम कडफिसस ने, ठीक है ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विम कडफिसस। सोने के सिक्के कुषाण शासकों में किसने जारी किया? विम कडफिसस। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के कुषाण शासकों में किसने जारी किया? तब हम नाम लेंगे कनिष्क साहब का, ठीक है। सातवाहन वंश का महानतम शासक, सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। ये जो थे ये सिमुक थे, ठीक है ना। और हाल भी अपने आप में बहुत बड़ा शासक था, लेकिन इनसे भी बड़ा गौतमी पुत्र शतकर्णी। याद रखिएगा, सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था हाल, और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र शतकर्णी। देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, सातवाहन वंश का सबसे महानतम राजा हाल, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी। अब हाल ने क्या किया था, क्यों महानतम हुआ, उसके लिए अब सातवाहन वंश पढ़िए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था? तो देखिए, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष था, चरक था, नागार्जुन था। पतंजलि नहीं थे भाई, पतंजलि साहब कनिष्क के दरबार में यानी कुषाण वंश में पतंजलि साहब का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? पतंजलि साहब। अगला, शुंग वंश के पश्चात, शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश का उदय हुआ। कण्व वंश के संस्थापक जो थे, कण्व वंश के फाउंडर जो थे, कण्व वंश के संस्थापक जो थे, फाउंडर जो थे, इनका नाम था वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे सर कण्व वंश के संस्थापक का नाम था वासुदेव। सवाल कह रहा है शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद कण्व वंश, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये तो हम लोग बार बार लगातार कह रहे हैं कि सातवाहन वंश का जो फाउंडर था वो सिमुक साहब थे। अगले प्रश्न की बात करें, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? मतलब सबसे पहले कौन आया था? तो सिंपल बात है भाई, सबसे पहले की अगर बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले यूनानी आए थे, अभी अभी चर्चा भी हुआ था, डेरियस प्रथम जो है, ठीक है। यूनानी के बाद शक आए थे, और शकों के बाद कुषाण आए थे। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो पहला ही होगा, पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। तो आपके 28 नंबर प्रश्न का पहला उत्तर होगा। 29 नंबर, सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी जो थी अमरावती थी। क्या थी? नांदेड़ या अमरावती, ठीक है ना। सातवाहनों की जो सबसे आरंभिक राजधानी अवस्थित थी वो अमरावती में थी। अब समझिए आज का आखिरी सवाल कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय जो है इक्ष्वाकु वंश के संस्थापकों को कहा जाता है। श्री पर्वतीय कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है? इक्ष्वाकु वंश का। और ये सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और एनसीईआरटी बेस्ड है। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल एक बहुत बड़ा चैनल बने और आप लोगों को पूरा जीएस अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए। तो आप थोड़ा सा बस कदम बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ बहुत जल्द।